यूपी में वोटों की मोर्चेबंदी का फार्मूला 2022 शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है। जाहिर सी बात है, अभी से गुणा गणित लगना शुरू हो गया है। तमाम पार्टियां, सत्ता दल, बीजेपी के अलावा चाहे सपा की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या अन्य पार्टियां, यहां से अब एक रणनीति स्ट्रेटजी बनना शुरू हो गया है। दावे हैं, वादे हैं, तमाम तरह की प्लानिंग है। ये भी कहा जा रहा है हर साल एक नया मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ये हकीकत में है या फिर मोगेरी लाल के हसीन सपने हैं? तमाम सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान जो है वो अब तेज़ हो चला है। 2022 में विधानसभा चुनाव है जिसमें 6 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी को घेरने और यूपी की सत्ता पर काबिज होने की जुगत में लोग जुट गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देश की सियासत के लिए अहम माना जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तमाम सारे जो गुणागणित हैं, सियासी पैतरे हैं, दांव पैच हैं, कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, किसके साथ नहीं, चुनावी बिसात किस तरह बिछाई जाएगी, ये तमाम उठापटक आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो बयानबाजी और नए नए वादे और दावों का दौर जोरों पर है। मिसाल के तौर पर अगर हम सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने एक बिल्कुल ही नया फार्मूला दिया यूपी की सियासत को, जी हाँ, कह रहे हैं कि अगर उनके नेतृत्व में गठित मोर्चा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और सरकार बनी तो हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे जो कुछ यूपी में अब तेजी से चल रहा है। चर्चा शुरू करें उससे पहले इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान अब तेज हो चला है। 2022 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी को घेरने और यूपी की सत्ता पर काबिज होने की जुगत में जुट गए हैं सियासी दल। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को देश की सियासत की दशा और दिशा तय करने वाला माना जाता है और उसकी वजह है यहाँ जीत हासिल करने के लिए अपनाए जाने वाले सियासी पैंतरे और दांव पैंच। कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, किसके साथ नहीं, चुनावी बिसात किस तरह से बिछाई जाएगी, ये तमाम उठापटक आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो बयानबाजी और नए नए वादे और दावों का दौर जारी है। मिसाल है सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने एक बिल्कुल ही नया फार्मूला दे दिया है यूपी की सियासत को। जी हाँ, भागीदारी मोर्चे की अगुवाई कर रहे ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि उनके नेतृत्व में गठित मोर्चा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और सरकार बनी तो हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री देंगे। यानी हर साल मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बदला जाएगा, जो 5 अलग अलग जातियों के होंगे। राजभर के बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा राजभर 5 सीएम और 5 डिप्टी सीएम का फार्मूला बताकर हल की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, कभी योगी सरकार में सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर हैं। इसके अलावा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और राजभर की अगुवाई वाले संकल्प मोर्चे के बीच गठबंधन की भी खबर है। ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जिसका ओम प्रकाश राजभर ने खंडन किया है। इधर समल में एक सपा नेता का भड़काऊ बयान भी सामने आया है, जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। कुल जमा देखा जाए तो यूपी की राजनीति एक बार फिर अंगड़ाई ले रही है, जहां जोड़ तोड़ और जातिगत समीकरणों पर जमकर सियासत देखी जा सकती है। इधर बसपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों से किनारा किया तो 21 सीटों पर निर्विरोध कब्जा जमाकर बीजेपी ने विपक्षी समर्थितों को, खासकर अखिलेश यादव को करारा झटका दिया है। हालांकि अभी 53 सीटों पर मतदान और मतगणना होना है। यहाँ 38 सीटों पर बीजेपी और विपक्षियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी गिले शिकवे भुलाकर मैदान में उतरेगी तो कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन तलाशने की पुरजोर कोशिश करेगी। सपा और बसपा भी धीरे धीरे अपने पत्ते खोलेंगे। छोटे दलों का संयुक्त मोर्चा भी इन सियासी दलों की नाक में दम करने का कोई मौका छोड़ने वाला नहीं है। देखा जाए तो चुनावों की तारीख नजदीक आते आते यूपी में
जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो वोटों की मोर्चेबंदी का फार्मूला अपने अपने तरीके से सारी पार्टियां तय कर रही हैं। गठबंधन की भी बातें हो रही हैं, बीजेपी के खिलाफ किस तरह से कई दल मिलकर अगुवाई करेंगे। सपा की अपनी स्ट्रेटजी है, बसपा की अपनी स्ट्रेटजी है। तमाम सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा, उसके बाद डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं आरसी भट्ट साहब, स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश, स्वागत करूँगा भट्ट साहब आपका। शंकरलाल तिवारी साहब हमारे साथ में हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक, स्वागत शंकरलाल जी आपका। और यश भारती जी हमारे साथ में हैं, सपा के नेता, लंबा अनुभव उनका समाजवादी पार्टी में, लगातार मुखरता से वो बात पार्टी की रखते रहे हैं पूरे एनालिसिस के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आऊँगा आरसी भट्ट साहब के पास में, हमारे स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश के। भट्ट साहब, जिस तरह से अब वक्त कम है 2022 आने में, साथ ही विधानसभा चुनाव होने में, लेकिन बात की शुरुआत वहीं से ओम प्रकाश राजभर के नए फार्मूले से। भट्ट साहब, आवाज मिल रही है हमारी? हाँ भट्ट साहब, मेरा सीधा सा सवाल, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया है, 5 साल 5 सीएम 5 डिप्टी सीएम, किस रूप में देखा जाए इस उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर? क्योंकि उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं जो एक जातिगत कार्ड है वो भी खेला है इसके साथ। राजेश, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो भूगोल है वो कहीं न कहीं जातिगत आधार पर निर्भर करता है। हर चीजों का जो सारी चीजें मिला के निकल के आती हैं वो उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पे जो वोट बैंकिंग चलती है वो ये बरसों से दिखा आया है। यही ट्रेडिशन रहा है कि जिस जिस जातियों का वोट जिस जिस विधानसभा में ज्यादा होता है वहाँ उस तरह के प्रत्याशी दिए जाते हैं। उसके साथ साथ तमाम उन उप जातियों को जोड़ा जाता है और उसके बाद फिर वो उसको विधानसभा की जीत में बदला जाता है। तो ये तरीका बहुत सालों से चलता रहा, लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो ये मिथक कहीं टूट गया, क्योंकि मोदी का जो मैजिक था, उसके साथ साथ योगी ने जिस तरह से पूर्वांचल में उसको मथा और उसके बाद निश्चित रूप से वहाँ बीजेपी को बढ़त दिलाई और उसके बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो 325 बहुमत अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पाई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ आपने ओम प्रकाश राजभर की बात की। राजभर पहले 2017 में सुहेल देव समाज पार्टी के साथ मिलकर, अपनी पार्टी के साथ और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने विधानसभा में काफी सीटें, उन्होंने अच्छी सीटें, एक तो फिगर आप कहा जाए कि उन्होंने उनको मिला था। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं भाजपा से उनका गतिरोध पैदा हुआ और उनको महत्वहीन विभाग दिया गया। खासतौर पर पिछड़ों का जो एजेंडा वो लेकर आगे चलना चाहते थे उसमें भाजपा ने सहयोग नहीं दिया। उससे कहीं नाराज हुए वो और अलग हुए और उन्होंने अपने दल से एकला चलो की राह पर चलने लगी। लेकिन जब देखा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, एक साल पहले से वो लगातार छोटे छोटे दलों को खास तौर पर अपने से जोड़ने की कोशिश करने लगे और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को एक साथ जोड़ के और एक बड़ा मोर्चा बनाकर आगे बढ़ने की बात, उसमें बाबू सिंह कुशवाहा है, उसके साथ साथ स्वयं सुहेल देव समाज पार्टी है, उसके साथ साथ महान कई दल हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब खासतौर पर हैदराबाद के ओवैसी बंधु जो है वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ के एक भागीदारी संकल्प मोर्चा का उन्होंने निर्माण किया है और उसी के दम पर जो है वो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं ऐसी भूमिका में आना चाहते हैं जो एक किंग मेकर की भूमिका हो, उनको इतनी सीटें मिले जिससे कहीं न कहीं आगे चलकर जो है वो चलिए भट्ट साहब, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। दो मेहमान और
दो मेहमान और हमारे साथ में। भट्ट साहब, आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, लगातार हम यूपी को लेकर चर्चा आपसे करेंगे। बेहतर तरीके से आप उत्तर प्रदेश को समझते हैं, लंबे समय से आप वहां पर पत्रकारिता कर रहे हैं, आप मुझसे लगातार जुड़े रहिए। मैं अब यश भारती जी के पास में आता हूं। यश, क्या कुछ समाजवादी पार्टी को लेकर स्ट्रेटजी, क्योंकि अब जो जमावट है वो अब धीरे धीरे पुख्ता दिखने लगी है पार्टियों की, और क्या होगा, क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की, या फिर किस तरह से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी? क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मायावती ने कह दिया कि वो अकेले ही लड़ेंगी। ये देखिए, दूसरे राजनीतिक दल अपनी क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या भूमिका रखते हैं, सब सारे दल स्वतंत्र हैं। और कोई हैदराबाद से आके लड़ेगा, कि कोई केरल से आके लड़ेगा, या कोई जम्मू से आके लड़ेगा, या कोई दिल्ली से आकर के लड़ेगा, कि कोई गुजरात से आके लड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश ने देखा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि जिस तरीके से लोगों ने आकर के तमाम वादे किए हैं, कि किसी ने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब जनता परिणाम चाहती है कि ये 5 साल में और 2014 से लेकर के 2021 तक केंद्र सरकार ने राज्य को क्या दिया है, ये जनता देख रही है। इस विनाश काल में जो वैश्विक बीमारी थी, उसमें भी जनता ने देखा कि जो मुख्य सुविधाएं होनी चाहिए थी चिकित्सा सुविधा की, वो किस तरीके से बिगड़ी हुई थी और सुधार की कोई बात नहीं हो रही। बीमारी आई और बीमारी चली गई, जनता बेचारी अपने आप पिस गई, सरकार की तरफ से कहीं कोई काम हुआ नहीं। इस तरीके के निर्णय हुए, आपने खुद देखा कि बिना सीएमएचओ के सिग्नेचर के किसी का टेस्ट नहीं होगा, बिना सीएमएचओ के दस्तखत के किसी को बेड नहीं दिया जाएगा। मतलब एक अधिकारी पे पूरा लोड एक जिले का दिए जाना, और राजधानी लखनऊ में आपने खुद देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उसमें बीमारी की चपेट में आए और किस तरीके से तड़पते रहे। एयरलिफ्ट करके उनको हरियाणा ले जाना पड़ा, निजी अस्पतालों में ले जाना पड़ा। यानी उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार कहीं सरकारी व्यवस्था नहीं दे पाई, उसको निजी हाथों में जाना पड़ा, वो भी प्रदेश के बाहर। तो ये सबने देखा है कि प्रदेश में किस तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट है, रोजगार की व्यवस्था किस तरीके से चौपट है, और जनता वो सारी चीजें देख रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, महिला सुरक्षा पूरी तरीके से। तो यस ये माना जाए कि आप सीधे तौर पर बीजेपी, आप जो मुकाबला मान रहे हो, आप बीजेपी से मान रहे हैं, बसपा से, या अन्य जिस तरह से गठबंधन की बात आ रही है, चाहे हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, यानी आप सीधे तौर पर मानते हैं जो मुकाबला है वो बीजेपी से है आपका? ये मुकाबला तो सरकार में सत्ता दल से ही होगा। हम अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल का काम बताएंगे जनता को फिर से, और इनके कार्यकाल से तुलना करेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था में इन्होंने क्या दिया। हमने 5 साल बिजली उत्पादन में जितनी बिजली हम बना के दे गए थे, उतनी बिजली से ये काम कर रहे हैं। 1 यूनिट भी इन्होंने बनाने का काम किया होता है, ये दावे करें। खोखले बातें करके अगर बातें करेंगे तो कुछ भी कहते रहे। जिस तरीके से शमशान कब्रिस्तान की इन्होंने राजनीति करी, जनता ने देख लिया। शंकरलाल तिवारी साहब से जवाब ले लेता हूं, शंकरलाल तिवारी साहब से जवाब लेता हूं। शंकरलाल जी, जिस तरह से यश भारती कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है योगी सरकार में, और यही मुद्दा सपा बनाएगी इसको, नहीं, भारती जी को ये कहने चाहिए, तो क्योंकि वो सपा के वरिष्ठ नेता है, उनकी अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं। और मैं इस विषय को, जिस विषय को आपने रखा है डिबेट में, मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ कि एक बात न भूलें, चाहे सपा के मित्र हो, चाहे बसपा के हो या कांग्रेस के हो, जो बार बार महामारी की चर्चा करते हैं, आखिर कोरोना की इस महामारी में किसी पार्टी का हाथ नहीं है। और ये वो व्याख्या करना, वर्णन करना सेंटिमेंटल, कि विधायक तड़पते रहे, अरे भैया पार्टी देख करके कोरोना किसी को नहीं हुआ। उसमें तमाम पार्टियों के, तमाम जातियों के तमाम लोग प्रभावित हुए हैं। और किसी को दवाई में थोड़ी दिक्कत हुई, ऑक्सीजन में थोड़ी दिक्कत हुई, प्राकृतिक महामारी थी, अचानक इतनी संख्यात्मक ढंग से मरीज आएंगे ऐसी संभावना किसी को नहीं थी। पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस सारे संघर्ष को कोरोना के भाजपा की सरकार और योगी सरकार ने ही लड़ाई लड़ी है, और उसी की लड़ाई का परिणाम ये रहा है कि आज उत्तर प्रदेश लॉकडाउन में धीरे धीरे क्रमशः बाजार भी खुल रहा है। अब आर्थिक कमजोरी, अरे भैया ये दुनिया जान रही है कि जब कोरोना की महामारी पिछले साल भर से अधिक समय से देश के अंदर है, 4 महीने पिछले वर्ष लॉकडाउन रहा,
अभी लॉकडाउन रहा, तो निश्चित रूप से चाहे किसी गरीब का घर हो, चाहे मध्यम परिवार का हो, चाहे सरकार का खजाना हो, वहां सब जगह आर्थिक रूप से कठिनाई आई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कोरोना नहीं ले आई थी, और न भारतीय जनता पार्टी में कोरोना की लड़ाई में कोई कसर लगाई। और आपने क्या किया, आपके नेताजी ने क्या किया, वैक्सीन जिस दिन से आई उस दिन से विपक्ष की पेट में मरोड़ होने लगा। वैक्सीन के बारे में तरह तरह की बयानबाजी, 578 आंकड़े कांग्रेस के लोगों ने और विपक्षी पार्टियों के लोगों ने अखबार में छपाए, 150 से ऊपर कार्टून वैक्सीन के खिलाफ छपाए। मोदी लगा ले तब हम लगाएंगे, ये भाजपा की वैक्सीन है, हम लगाएंगे ही नहीं। इस तरह का विस्मरण आपने कोरोना के टाइम पे किया है। कोरोना के टाइम पे आपने सिर्फ सियासत की है। चलिए ये भी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में। चलिए शंकरलाल दोबारा मैं आपके पास में आता हूँ, आरसी भट्ट साहब के पास में आता हूँ। मोदी सरकार शंकरलाल जी दोबारा आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ आरसी भट्ट साहब लगातार जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, ये इस बात को मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से बसपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से किनारा किया तो 21 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी ने कब्जा जमाया। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सपा को इससे करारा एक झटका लगा है। ये किस तरह की एक रणनीति है? भट्ट साहब जुड़े हैं हमसे? चलिए, भट्ट साहब शायद संपर्क अभी नहीं है हमारा भट्ट साहब से। मैं यही सवाल यश भारती जी के पास में लाता हूं। यश, क्या कहेंगे जिस तरह से जो सवाल मैंने आरसी भट्ट साहब से किया कि अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह से किनारा किया बीएसपी ने और बीजेपी ने कई सीटों पर वहां पर कब्जा जमा लिया, और कहा जा रहा है कि सपा को एक करारा झटका है। राजेश भाई, ये सब जनता देख रही है, कौन चुनाव लड़ना चाहता है और कौन चुनाव से भाग रहा है, कौन किसको सहयोग दे रहा है, कौन किसको सहयोग नहीं दे रहा है। ये सब जनता देख रही है, जनता निर्णय लेगी। दूसरी बात, हमारे आदरणीय जो भाजपा के साथी हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने ये बात कही कि कोरोना वैश्विक बीमारी थी, निश्चित तौर पर वैश्विक बीमारी थी। सवाल उठा है कि आपने क्या सुविधाएं दी। मैंने शमशान कब्रिस्तान की बात करी, आप सब लोगों ने देखा गंगा में किस तरीके से लाशें तैरी, प्रयागराज में किस तरीके से लोगों की लाशों को दफनाया गया और किस तरीके से वो फोटो बाहर आए, ये सब आपके मीडिया के साथियों ने बाहर लाया है। लेकिन हमारे साथी भाजपा के जो ये आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टियों ने छपवाया, इस महामारी का प्रचार किया, तो ये आप मीडिया के साथियों पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यानी आप अगर सच दिखा रहे हैं तो दूसरे दलों ने छपवा दिया, और आप इनके पक्ष में दिखा रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। तो ये मीडिया पे आरोप लगाना, पक्षपाती होने की बात करना, अपनी बातों से भागना, मैंने तो प्रमाणित करके बताया कि इन्होंने जो निर्णय लिया वो इस तरीके के लिए कि सीएमएचओ के बिना हस्ताक्षर के कोई एडमिट नहीं होगा, बिना सीएमएचओ के हस्ताक्षर के किसी का टेस्ट नहीं होगा। तो ये अव्यवस्था जो हुई शमशानों में, कब्रिस्तानों में किस तरीके से लोगों को जलाया, फुटपाथ के अंदर, लखनऊ के अंदर लोगों को जलाना पड़ा, शमशान में जगह व्यवस्था नहीं थी, लकड़ियां किस तरीके से 15-15 हजार, 25-25 हजार रुपए में बिकी, एम्बुलेंस की सुविधा किस तरीके से नहीं, ये सारी फुटेज आप लोगों ने दिखाई है। तो ये अव्यवस्था जो हुई है, ये एक सवाल वहां और सामयिक है, सारे विधायक यश जी एक सवाल और यहाँ सामयिक है, वो इस बात को लेकर कि संभल में जिस तरह से एक समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरह से कहा कि बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट हो जाना चाहिए चुनाव के लिए, तो क्या ये सपा की स्ट्रेटेजी है इस तरह से? देखिए, आपने खुद कहा कि एक नेता ने ये बात कही, वो नेता ने अपना बयान दिया है, उनके अपने विचार होंगे, उन विचारों को क्या है। योगी जी तमाम बातें करते रहते हैं, ईद और दिवाली की बात करते हैं, ईद पे नदारत देते हैं, जबकि आप एक प्रदेश के मुखिया हैं, सारे धर्म, सारे समाज, सारी जातियां आपके लिए एक समान होनी चाहिए, सबको एक तरीके से। लेकिन क्यों ईद पे नदारत रहते हैं, क्यों अयोध्या पे राजनीति करते हैं? तो ये जो पक्ष और प्रत्यक्ष की जो राजनीति इस तरीके से करते हैं, ये धार्मिक ध्रुवीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं, जबकि राजा का दायित्व होता है जो सत्ता में बैठा है तो सबको साथ लेके चले। हमारी पार्टी की जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो सीधी सी है, समाजवाद की राजनीति है, सारे समाजों को साथ लेके चलना, जो छूट गए हैं, जो वंचित है, शोषित है, उनको भी विशेष अवसर देकर के सामान्य रूप में लाना, और जो हमारे साथी जिनके ऊपर अत्याचार हो, जैसे तमाम हमारे ब्राह्मण साथियों के ऊपर अत्याचार, अनाचार इस शासन में हुए,
और उस बात को लगातार हमने उठाया। हम किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेंगे, कोई ऊंची जाति का है, कोई छोटी जाति का है। जिस भी जाति, जिस भी धर्म के लोगों के साथ में भेदभाव किया जाएगा, अत्याचार होगा, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और समय समय पर हम आवाज उठाते रहें, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जैसा अभी भाजपा के साथी भी बोल रहे थे कि आर्थिक कमजोरी की बात, तो आर्थिक कमजोरी है तो क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार मई में 16 बार बढ़ाए गए, क्यों जून में 16 बार बढ़ाए गए? अगर आर्थिक वैश्विक बीमारी है के कारण ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो ये जनता के ऊपर आप बोझ क्यों डाला गया? डीजल का 1 रुपया बढ़ने से कितना बाजार का असर पड़ता है, ये हम सब साथी जानते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथी को बताने की आवश्यकता नहीं कि किस तरीके से महंगाई बढ़ती है। अगर आप महंगाई कम करना चाहते हैं, चलिए इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। यस भारती, आपने जो ये बात महंगाई की बात की, काफी अहम बात है इस समय पूरे देश में जिस तरह से महंगाई है, और सवाल इसी बात को लेकर कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी सरकार, जहां चुनाव होने वाले हैं। शंकरलाल तिवारी साहब, मैं आपके पास सीधे सवाल उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्या मानते हैं महंगाई, चूंकि चुनाव का वक्त कम है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, एक चिंता और चुनौती बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में? नहीं, मैं निश्चित मानता हूं कि लॉकडाउन के कारण, कोरोना की विपत्ति के कारण और लोगों के काम धंधे में बहुत बाधा आई है, लोगों की आमदनी घटी है, लोगों को रोजगार की दिक्कत पड़ी है, पर सरकारों ने इसका भरपूर इंतजाम किया है। और केंद्र की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने की बात करी, गैस सिलेंडर फ्री देने की बात करी, तमाम जनधन खातों में राशि भेजने की बात करी, दिव्यांगजनों को नगद राशि देने की बात करी। अभी कल भी एक पैकेज सीतारमण जी ने, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, उन्होंने छोटे व्यवसायियों के लिए, एमएसएमई के लोगों के लिए उन्होंने जारी किया है। यदि सिर्फ आलोचना करनी है तो ये नेचुरल फैक्टर है कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हुई है, पर हिंदुस्तान इस स्थिति में है कि वो फिर से खड़ा है, पूरी ताकत से खड़ा है। और जो आप पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल अकेले उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश भर में महंगा नहीं है। पेट्रोल डीजल और की स्थिति जो है वो समूचे देश के अन्य राज्यों का भी आप आंकलन करें तो शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे। और आपके विपक्ष में आपको सुविधा है, आपको सिर्फ आरोप लगाना है। एक बात और कहूंगा, आपने कोरोना की खूब चर्चा करी कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी, लाशों के बारे में, आप यूपी के हैं, मेरा भी यूपी में काफी रिश्ता संबंध है। गंगा जी के किनारे लाशों को हमेशा देखने को मिला है। रही दफनाने की बात, तो कुछ लोगों में ये क्यूदंतियां है, कुछ लोगों में ये वातावरण है कि यदि संक्रामक रोग से कोई मरा है तो उसको जमीन के नीचे दफनाते हैं, जलाते नहीं। वो ये मानते हैं कि इससे बीमारी और बढ़ती है। ये भी कुछ भ्रम के वातावरण रहे होंगे, पर अकेले इस बात को देख करके आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की क्या स्थिति, राजस्थान, पंजाब, बंगाल तकलीफों की चर्चा आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके पास में आऊंगा, चूंकि हम जिस पद्धति से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वन बाई वन बोलेंगे तो बेहतर आवाज आएगी। मैं आपके पास आता हूँ अभी, चलिए। इसलिए सिर्फ मैं आधा सेकंड चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए, फिर मैं इस बात के पास में आऊंगा जी। तब जानते हैं कि पिछले 40 वर्षों से जी और जातिवाद के नाम पर यूपी और बिहार में गरीबों को निचोड़ लिया गया जी। पर न पिछड़ी जातियों को, न अति पिछड़ी जातियों को, न अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को, उनके जीवन स्तर पे कोई सुधार नहीं आया। उनके नाम पर जातिवाद भड़का करके, लोकतंत्र को जातिवाद का जामा पहना करके, यही अंतर है भाजपा सपा बसपा में कि भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आपने जातिवाद के नाम पर यूपी और बिहार को खूब बर्बाद किया। चलिए मैं आता हूँ शंकरलाल तिवारी साहब, आपके पास में हूँ। यस भारती, सीधा आरोप है कि जाति के नाम पर आपने बांटा है, यूपी को आपने बांटा हुआ है, सीधा आरोप आप पर। यस भारती जी, मैं शंकरलाल जी आऊंगा। यस भारती, तोड़ने वाले लोगों के साथ चलिए शंकरलाल जी मैं आऊंगा आपके पास में, मैं आपके पास में आऊंगा। यस भारती, शंकरलाल तिवारी जी बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हमने पिछड़ा वर्ग के मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो ये क्या जाति की बात नहीं है? और ये कह रहे हैं कि हम ये जातिवाद की बात कर रहे हैं।
केशव प्रसाद मौर्य जी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो कोई प्रेस नोट बता दो ऐसा अगर हो तो। प्रोजेक्ट किया गया था कि हमारा पिछड़ा वर्ग का नेता है, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये जातिवाद नहीं था। तो ये जातिवाद की बात नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये जो जातियां पिछड़ गई हैं, शोषित है, वंचित है, उनको विशेष अवसर देकर के हम राजनीति कर रहे हैं कि उनको विशेष अवसर मिले और वो सामान्य धारा में आए, मुख्य धारा में आए, सबको अवसर मिले, कोई पिछड़े नहीं, कोई छूटे नहीं। ये केवल कह देना कि सबका साथ सबका विकास और सबके साथ विश्वासघात, ये नारा केवल भाजपा का हो सकता है और किसी का नहीं। चलिए, वक्त कम है। शंकरलाल तिवारी साहब, आप कुछ कहेंगे? 30 सेकंड का समय है। शंकरलाल जी। भाजपा ने कभी नहीं कहा कि मोदी जी पिछड़ी जाति के इसलिए हमने प्रधानमंत्री बनाया है। मोदी जी वैश्विक नेता है, मोदी जी सारे राष्ट्र के नेता है। और एक बात और मोदी मंचों से कांग्रेस समझौता कर चुके, छोटे लगातार नहीं है। तो चलिए, बिल्कुल यूपी का जो संग्राम है अब धीरे धीरे दिखने लगा है। कारण यही कि अब वक्त कम बचा है और सारे जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी भी तमाम चीज़ों को लेके, खास तौर पर योगी सरकार में जो काम हुए उनको आगे बढ़ाएगी। लेकिन कई समीकरण भी उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में दिखेंगे। खास तौर पर सपा, बसपा, कांग्रेस के अलावा जो छोटे दल हैं, जो उनका गठजोड़ है, जो गठबंधन है, किसको फायदा पहुंचाता है, किसको नुकसान पहुंचाता है, देखना होगा। तकरीबन 6 महीने का भी वक्त है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकरलाल तिवारी साहब आपका, यश भारती जी आपका, और हमारे साथ इसके पहले आरसी भट्ट साहब जुड़े थे, उनका भी मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में वोटों की मोर्चे बंदी का गुणा गणित या कहें फार्मूला शुरू हो चुका है। अपने अपने तरीके से सारे जो दल हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिसका जिक्र हमने किया था ओम प्रकाश राजभर का वो बयान कि अगर उनका गठबंधन, उनकी सरकार बनती है तो 5 साल में 5 सीएम, 5 डिप्टी सीएम अलग अलग जाति के। और उत्तर प्रदेश में अगर हम जातियों की बात करें, जातिगत राजनीति की बात करें, तो लंबे समय से वहां पर ये हावी रही है। देखना होगा आगे और कुछ देखने को मिलता है। 2022 में शुरुआती समय में वहां पर चुनाव है। हमारी चर्चा बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।